नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से भारत समाचार के इस खास कार्यक्रम में, जिसमें हम लेकर आते हैं आपके लिए यूपी की ब्यूरोक्रेसी की अंदर की खबरें, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों से हम आपको रूबरू कराते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस बार का पावर सेंटर। पावर सेंटर में आज एक ऐसे अफसर की बात जो ब्यूरोक्रेसी में अपनी ईमानदारी के लिए चर्चित था, लेकिन सरकारी सेवा के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी उसने तमाम झंडे गाड़ दिए हैं। यूपी एक बड़ा राज्य है। आईएएस देश की सबसे बड़ी सेवा है। बहुत मेहनत के बाद बहुत प्रतिभाशाली लोग इसमें आते हैं, लेकिन जब इस सेवा में आने के बाद सुख सुविधा और कैरियर और जिस तरह से जीवन शैली बन जाती है, उसको त्याग करने की हिम्मत बहुत बिरले अफसर कर पाते हैं। आज बात यूपी कैडर के एक आईएएस अफसर की जो 20 साल की नौकरी के बाद प्राइवेट सेक्टर में चला गया। बात 1993 बैच के आईएएस अफसर राजीव अग्रवाल की। राजीव अग्रवाल 20 साल से ज़्यादा उत्तर प्रदेश कैडर में आईएएस रहे। वो दिल्ली के रहने वाले हैं। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट दोनों की उनके पास डिग्री थी। राजीव अग्रवाल की गिनती उत्तर प्रदेश के सरल, ईमानदार और तेज अफसरों में होती थी, क्योंकि अपनी प्रतिभा के दम पर और अपनी साख के बल पर वो 9 जिलों में डीएम रहे। जहाँ भी डीएम रहे, लोग उनको आज भी याद करते हैं। कई मंडलों में वो कमिश्नर रहे, उत्तर प्रदेश के खाद्य आयुक्त रहे, एलडीए के बीसी भी रहे, और लखनऊ में मेट्रो चलाने का सबसे पहला श्रेय अगर किसी को है, मेट्रो के पहले एमडी अगर कोई थे तो वो राजीव अग्रवाल थे। उसके बाद वो केंद्र सरकार में चले गए, वहाँ भी कई अहम पदों पर रहे। 2019 में अचानक से उन्होंने आईएएस की नौकरी छोड़ दी और उबर इंडिया के इंडिया हेड बनने की खबर आई। बड़ा कौतूहल रहा, आश्चर्य रहा। लेकिन इसी समय जब पैंडेमिक शुरू हुआ कोरोना का, तो उबर घाटे की ओर चली गई। राजीव अग्रवाल ने आईएएस की चमकदार नौकरी और कैरियर, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के लेवल पर आ गए थे, उसको त्याग करके वो उबर इंडिया गए। लेकिन पिछले 2 सालों में उबर लगातार बैठती गई और व्यवसाय गिरता गया। लेकिन देखिए आप कि जो एक आईएएस अफसर का एक कारपोरेट में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, वो अगर प्रतिभाशाली ना हो तो शायद उसका कैरियर वहीं ख़त्म हो जाता। लेकिन राजीव अग्रवाल जैसे अफसर के लिए लोग जानते हैं कि वो बेहद प्रतिभाशाली हैं। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट का समागम है उनके पास। अब उन्होंने फेसबुक में पब्लिक पॉलिसी हेड के रूप में ज्वाइन किया है। तो कारपोरेट में एक जगह से दूसरी जगह स्विच करना, ये अपने आप में बड़ा चुनौतीपूर्ण होता है। जिस समय वो आईएएस की नौकरी छोड़कर गए थे, उस समय उनकी तनख्वाह करीब 1-2 लाख रुपए रही होगी, लेकिन उनको 3 करोड़ के पैकेज पर उबर इंडिया में मौका मिला था। तो स्वाभाविक है कि जो आदमी बेईमानी से पैसा नहीं कमाता है, अगर उसको अवसर मिल रहा है तो उन्होंने उस ओर जाना बेहतर समझा। लेकिन अब उसके बाद जब उबर की स्थिति डगमगाने लगी, खराब हो गई, तो इस ब्यूरोक्रेट ने उसे भी चुनौती के तौर पर लिया। राजीव अग्रवाल की जो क्षमता है, उसके आगे कारपोरेट जगत के बहुत सारे सीईओ भी दांतों तले उंगली दबाते होंगे, क्योंकि अब वो फेसबुक पे भारत में कर्ता धर्ता के रूप में पहचाने जाएंगे। लेकिन राजीव अग्रवाल ऐसे समय में फेसबुक में जा रहे हैं जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। तो स्वाभाविक है कि आज सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर फेसबुक बहुत ज़्यादा लोगों की पसंद है, देखा जाने वाला प्लेटफॉर्म है। उसमें माध्यम से वो उत्तर प्रदेश के चुनाव को भी कनेक्ट करेंगे। फेसबुक इंडिया की वो लीडिंग टीम में है, वो बहुत बड़े रोल में है, और यूपी चुनाव में उनके ये जो अनुभव रहे आईएएस के रूप में, ये काफ़ी फेसबुक के काम भी आएंगे।
अब वो एक पॉलिसी मेकर हैं और सीधे उनको सीएमडी को रिपोर्ट करना है। तो ये माना जाए कि राजीव अग्रवाल जैसे अफसर से फेसबुक को नई ऊंचाइयां तो मिलेंगी ही, उनसे जुड़ने वाले संस्थानों को भी लाभ मिलेगा और उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी फेसबुक का एक अहम रोल दिखेगा। अपनी तो नैया है राम के भरोसे रे, अपनी नैया को पार तू लगा दे। बीजेपी बहुत सालों से, वर्षों से राम के सहारे ही अपनी चुनावी नैया पार करती आई है, लेकिन इस बार उसकी नैया में राम के साथ केवट की भी जरूरत है। लिहाजा उन्होंने निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान कर दिया है। संजय निषाद जो निषाद पार्टी के मुखिया हैं, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी। हालांकि संजय निषाद पहले डिप्टी सीएम का पद मांग रहे थे, फिर कुछ बात नहीं बनी तो अब एमएलसी के पद पर वो मान गए हैं। सियासत में कई बार मौके ऐसे होते हैं कि कुछ फैसले मजबूरी में भी करने पड़ते हैं और कुछ फैसले वक्त की ज़रूरत होते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो यूपी के बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनकर आए हैं, उन्होंने इस नज़ाकत को समझा और इस गठबंधन का ऐलान करा दिया। महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस संजय निषाद को बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व लगातार समय देता रहा, लगातार उनको विश्वास में लिए रहा, देश के बड़े बड़े नेता जिनके पास लोगों से मिलने के लिए समय नहीं होता, वो संजय निषाद जैसी पार्टी के एक छोटे से नेता को बार बार दिल्ली बुलाकर इतनी अहमियत देते हैं, ये अपने आप में बड़ा हैरान करता है। संजय निषाद सीधे एनटीपीसी से बिजली ले रहे थे, लेकिन जब वो बिजली यहाँ सब स्टेशन पे पहुँचती थी लखनऊ में, तो यहाँ उसको भाव नहीं मिलता था। ये जो राजनीति के जानकार हैं, वो बड़ा आश्चर्य से देखते थे कि कहाँ जेपी नड्डा, अमित शाह जैसे लोग संजय निषाद के साथ बैठ के वार्ता करते हैं और कहाँ यूपी में बीजेपी में वो पार्टी कार्यालय तक नहीं घुस पाए, कहाँ मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष उनको कोई भाव नहीं देता है। कई बार उनका नाम चला कि उनको एमएलसी बनाया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा, जल्दी ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन सब चीज़ें बस खिसकती गई, चलती गई और समय बीत गया। अब तो न मंत्रिमंडल विस्तार का समय बचा है और शायद न किसी की रुचि होगी। संजय निषाद गोरखपुर से आते हैं, मुख्यमंत्री भी गोरखपुर के हैं, तो इतना आसान नहीं है कि दोनों में तालमेल बैठ जाए या हजम हो जाए ये रिश्ता। लेकिन संजय निषाद डॉक्टर भी हैं, वो छोटी छोटी गोली जो मीठी वाली होम्योपैथ की होती है, वो फ़ायदा भले किसी कुछ ना करे लेकिन नुकसान भी कुछ नहीं करती, उसी तरह का सिस्टम है। तो बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में उनको 50 सीटों पर, 60 सीटों पर कितने वादा किया है ये खुलासा नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि 2 दर्जन से ज़्यादा सीटों पर संजय निषाद की पार्टी चुनाव लड़ेगी। जो पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने की बात करती है, जिसके पास सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा था, उसको इन छोटे छोटे लोगों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? अपनी चुनावी नैया को पार लगाने के लिए जिसके पास बहुमत है 325 का, उसको ये छोटे छोटे सहारों का क्या लेना देना? लेकिन सियासत में जो दिखाया जाता है वो ज़रूरी नहीं सच हो, उसके पीछे क्या कमियां हैं उसको पकड़ने के लिए दिल्ली में लोग बैठे हैं। उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में कई सारे ऐसे नाम और चेहरे हैं जिन पर उनके साथी बहुत रंज करते हैं, अपनी किस्मत को कोसते हैं और सोचते हैं कि काश हमारी किस्मत इस अफसर के जैसी होती है। तो हम भी आईएएस, लेकिन इतना महत्व नहीं मिलता। कुछ ऐसे अफसर हैं जिनके दोनों हाथ में लड्डू है और कुछ ऐसे हैं जो वर्षों से भूखे हैं। पावर सेंटर में बात आज एक ऐसे पावर कपल की है जो पति पत्नी दोनों महत्वपूर्ण जिलों में जिलाधिकारी बने हुए हैं। बात कानपुर के डीएम विशाख जी और फतेहपुर की डीएम अपूर्वा दुबे की हो रही है। विशाख जी 2011 बैच के आईएएस अफसर हैं। अभी तक वो मुख्यमंत्री के विशेष सचिव थे। इससे पहले वो चित्रकूट के डीएम रह चुके हैं। दक्षिण भारत के राज्य केरल के इडुप्पी जिले के वो रहने वाले हैं। उनकी पत्नी 2013 बैच की आईएएस हैं और दिल्ली की रहने वाली है अपूर्वा दुबे। ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे नाम हैं
जो इस दंपत्ति को देखकर सोचते होंगे कि काश हमारी भी किस्मत इनके जैसी होती। एक उदाहरण के लिए अगर हम आपको बताएं तो जैसे विकास गोठलवाल, अमृता सोनी पति पत्नी हैं, लेकिन कहाँ हैं किसी को नहीं पता। मयूर महेश्वरी कानपुर में है, ऋतु महेश्वरी नोएडा में है, दोनों पति पत्नी हैं। डॉक्टर आदर सिंह बाराबंकी के डीएम हैं, शीतल वर्मा साइड पोस्टिंग में है। योगेश कुमार और संदीप कौर ये भी पति पत्नी हैं, लेकिन साइड पोस्टिंग में है। एक महत्वपूर्ण नाम वैभव श्रीवास्तव रायबरेली के डीएम हैं, उनकी पत्नी भी आईएएस है नेहा प्रकाश, लेकिन वो कभी डीएम बनी नहीं पाई, वो भी एक दर्द अलग है। तमाम सारे ऐसे नाम ब्यूरोक्रेसी में हैं जो हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन सबकी किस्मत हर समय एक तरह की नहीं होती। कुछ लोग मुख्यमंत्री के आसपास रहकर काफ़ी अच्छे पद हासिल कर लेते हैं, कुछ लोग अच्छा काम करने के बाद भी सरकार की नज़र में नहीं आ पाते। तो ये समय समय की बात है, वक्त वक्त की बात है। और ये नाम भी तब काफ़ी चर्चा में आया जब अपूर्वा दुबे और विशाख जी का विवाह हुआ था और दक्षिण भारतीय रीति रिवाज से हुआ था, और उसकी बहुत सारी तस्वीरें सोशल मीडिया पर और कई जगह आईं। तब उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोगों ने इस दंपत्ति के आईएएस दंपत्ति के बारे में जाना। उत्तर प्रदेश के लोग और यूपी का बिजली विभाग ये दोनों उजाले की बहुत बड़ी कीमत चुका रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि यूपी का पावर कॉरपोरेशन भयंकर घाटे में चल रहा है। पिछले 5 महीने में ही 9,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। यूपी सरकार को एनटीपीसी ने बिजली रोकने का नोटिस दे दिया है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि सरकार बिजली चोरी रोकने और राजस्व वसूलने में फिसड्डी साबित हो रही है। अगर हम पिछले 5 महीनों के आंकड़े देखें तो यूपी में 28,000 करोड़ की बिजली खरीदी गई, जिसमें मात्र 21,000 करोड़ रुपया ही वसूला गया, यानी कि 9,000 करोड़ रुपया का घाटा हुआ। यूपी पीसीएल के एमडी ने सभी निगमों को पत्र भेजा है, और जिसमें इस बात का हवाला है कि यूपी का बिजली विभाग भारी वित्तीय संकट में है, और ये जो बिजली हम अपने घरों में जला रहे हैं इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सबसे बुरी हालात जो है वो पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम की है, जहां मात्र 36% ही वसूली हो पाती है, यानी कि आप 100 रुपया बिजली देंगे तो 36 रुपया वसूल के आएगा। और अगर सबसे टॉप पर कोई निगम है तो वो केस्को है कानपुर का, जिसमें वसूली का प्रतिशत 61% है। यूपी के राज्य विद्युत उत्पादन निगम और एनटीपीसी इन दोनों का बकाया बढ़ रहा है। कोल इंडिया जिससे हम कोयला लेती है सरकार, उसका भी बकाया बढ़ रहा है। चुनाव का वक्त आ गया है, बिजली का अगर संकट आया तो सरकार के वोट पे असर पड़ सकता है। यूपी में बिजली बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। गर्मियों में लोग बिजली की खातिर रात भर जागते हैं, पावर हाउस पे पहुंच के बवाल करते हैं, मार पिटाई होती है, तमाम सारी सूचनाएं आप देखते हैं। सरकारें बिजली कटौती और चोरी न रोक पाने की वजह से कई बार चुनाव हार जाती हैं। तो ऐसी हालत में जब उत्तर प्रदेश का बिजली विभाग घाटे से करा रहा है तो आप ये उम्मीद करिए तो कोई सरकार चमत्कार करके इसको कैसे ठीक कर सकती है। उत्तर प्रदेश के पास अपना कोई बिजली उत्पादन है नहीं, प्लांट है नहीं। 4-4.5 हज़ार मेगावाट करीब वो पैदा करती है, खर्चा है 20,000 मेगावाट का, तो खरीदना पड़ता है। और इस खरीदने में जो खेल होता है वो तो बहुत बार उछला है। कहते हैं साहब कि लाइन लॉस हो गई, यानी कि बिजली हानि हो गई या बिजली चोरी हो गई। सरकार बिजली चोरी पर लगाम कैसे लगाए, या जो बिल जा रहा है उसकी वसूली कैसे हो। शुरुआत सबसे पहले अपने यहाँ से करनी पड़ेगी। एक्सियन और इंजीनियर ये मिलके जब 5 लाख के बिजली के बिल को 2 लाख कर देंगे तो बाकी 3 लाख की हानि होगी। किसको? सरकार को। प्रॉफिट में अफसर और उद्योगपति और जिसका मीटर है सब रहेंगे। पीडीएफ का नाम आपने सुना होगा,
कि निर्धारित बिजली आती है, जलाते रहो मिली भगत से। तो इस प्रदेश में बिजली की बहुत बड़ी चोरी होती है, वो आज तक रोकी नहीं जा सकी। आपने बिजली का पीएफ घोटाला सुना होगा, जिसमें कई सारे आईएएस अफसरों के नाम थे, वो तो सब चले गए, पन्ना पलट दिया गया, उनके नाम दब गए। अब ये एक नया आपके सामने आया है। तो उत्तर प्रदेश में जो बिजली के हालात हैं, जो हम एसी में बैठकर गर्मियों में सर्दी का मज़ा लेते हैं, उसकी कीमत हमारी आने वाली पीढ़ियां, आने वाला वक्त चुकाएगा। लेकिन मुफ्तखोरी की आदत ने हमको इन सब से बेफिक्र बना दिया है। एक साहित्यकार ने लिखा है कि क्यों तकल्लुफ करते हो साहब, उम्र का तकाजा है, और मिल रहा है आराम तो ले लिया जाए, और न जाने कैसा मौसम हो दुसाला ले लिया जाए, उजाला मिल रहा है तो उजाला ले लिया जाए। हमारे यहाँ एक कहावत है कि होली और चुनाव में दुश्मन को भी गले लगा लेना चाहिए। बहरहाल अभी होली तो है नहीं, लेकिन चुनाव है, तो यूपी की सियासत में अब दुश्मन भी दोस्त बन रहे हैं। ये एक बदलाव की बयार है, क्योंकि चुनाव करीब है। बात आज उत्तर प्रदेश में ओबीसी और एससी पॉलिटिक्स की हो रही है। आप जानते होंगे कि जब बसपा बनी थी, उसका गठन हुआ, तब से कई सारे नेता कांसीराम के ज़माने से मायावती के साथ चले आ रहे थे। लेकिन अचानक चुनाव की बदलाव की बयार ऐसी बहनी शुरू हुई कि सुखदेव राजभर, रामचल राजभर, लालजी वर्मा, तमाम सारे दिग्गज नेता जो बसपा के पेड़ में थे, वो पत्ते अब टूट टूट कर समाजवादी पार्टी के आंगन में आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर आज हम नज़र डालेंगे। ये जो तीनों नाम हमने आपको गिनाए, ये विधायक हैं बसपा के, लेकिन हाथी से इनको जबरिया उतार दिया गया। ये तीनों नाम ओबीसी की बड़ी सियासत के नाम हैं, और अखिलेश यादव से मिलकर अब ये पूर्वांचल में एक बड़ी वर्ग की राजनीति को प्रभावित करने की तैयारी में है। छोटे दलों को साथ लेने और ओबीसी के दिग्गज लीडरों को सम्मान देकर अखिलेश यादव यूपी की सियासत में बीजेपी को बेहद सधे कदमों से चुनौती दे रहे हैं। यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत अहम है, क्योंकि दिल्ली का जो रास्ता है केंद्र का, वो यूपी से होकर जाता है, और यहाँ उसके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दिखाई पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जो इस समय हालात हैं, उसको अगर दो भागों में बांटें तो पूरब और पश्चिम की सियासत है। पश्चिम की सियासत में बीजेपी के सामने किसान आंदोलन बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। बीजेपी लाख कोशिश के बाद वहाँ गांव में घर तक नहीं पहुँच पा रही है। अखिलेश यादव ने अपना फोकस भी पूर्वांचल पर बढ़ा दिया है। ये जो तीन नाम हमने आपको बताए, लालजी वर्मा, सुखदेव राजभर, रामचल राजभर, ये बड़े दिग्गज नेताओं में रहे, उत्तर प्रदेश के कई बार कैबिनेट मंत्री रहे हैं। अखिलेश यादव के साथ जाना ये दर्शाता है कि विभिन्न राजनीतिक दलों से जो लोग निकल रहे हैं, उनकी पहली प्राथमिकता समाजवादी पार्टी बन रही है। सियासत में ये किस तरह का संकेत है, जो राजनीति में मौसम विज्ञानी होते हैं वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। हालांकि चुनाव के परिणाम पर ही सब कुछ निर्भर करता है, लेकिन बीजेपी को टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी ही लोगों को मजबूत दल लग रही है। मायावती ने अपने लोगों को ना तो कभी सहेजा और ना ही उन्हें रोकने की कोशिश की। कारण जो भी रहे हों, ये बात अलग है कि वन मैन शो के नाम पर अखिलेश यादव को घेरने की बहुत बार कोशिशें होती हैं, लेकिन 2017 में जो इस तरह से यूथ का भाजपा की ओर झुकाव था, शोर था, वो इस बार कमज़ोर है, दिखता नहीं है। तो इस बदलाव की बयार में अगर कोई सबसे ज़्यादा मजबूत हो रहा है तो वो है अखिलेश यादव। बीजेपी के कई सारे विधायक भी उनके संपर्क में हैं। बीजेपी में इस बात का भी संशय पैदा है कि पता नहीं कितने विधायकों को टिकट मिलेगा या नहीं। कई सारे समीकरण इस राजनीति को, इस दौर को, इस वातावरण को प्रभावित कर रहे हैं। दिग्गजों का मामला है, लेकिन
जिन्होंने पूरा जीवन मायावती के लिए कुर्बान कर दिया वो निराश हैं। अब वो अखिलेश के पाले में आ गए हैं। वहाँ उन्हें प्रेम, स्नेह और सम्मान भी मिलने लगा है। बहुत लंबी फहरिस्त है। अब लालजी वर्मा और रामाचल राजभर की तस्वीर सामने आई है। रामाचल राजभर और लालजी वर्मा मायावती के बहुत विश्वस्त और खास लोगों में थे, लेकिन आज वक्त बदल गया। सियासत में यह कहा जाता है कि वो वक्त और था जब मुझे तेरी आरजू थी, अब तू खुदा भी बन जाए तो मैं सजदा ना करूं। बहरहाल अखिलेश का इन नेताओं से मिलन कोई नया गुल खिलाएगा। इस बार के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते इस सियासत पर इन शब्दों के साथ हम आपको छोड़ जाते हैं कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना ही अच्छा है। नमस्कार।